इस वीडियो के अंत तक आप जानेंगे इस पाठ से संबंधित संपूर्ण जानकारी। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी हिंदी की पुस्तक का पाठ 18 जिसका शीर्षक है संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया। धनराज। साक्षात्कार यानी ये एक इंटरव्यू है। इसमें धनराज पिल्ले के साथ लिए गए एक इंटरव्यू का अंश है जो कि भारतीय हॉकी के महान सितारे थे। बच्चों, हॉकी के एक सुप्रसिद्ध खिलाड़ी थे जिनको हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता है। तो अभी आपके लिए एक छोटा सा सवाल है कि हॉकी के जादूगर के नाम से किनको जाना जाता है। उनका नाम आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। धनराज पिल्ले भारतीय हॉकी के इस महान सितारे का जन्म पुणे के निकट खिड़की में 16 जुलाई 1968 को हुआ था। धनराज बहुत ही सामान्य परिवार से हैं। उनके माता पिता मूलतः तमिलनाडु से थे, लेकिन रोजी रोटी की तलाश में वे खिड़की आ गए। जिस गांव में वो रहते थे उस जगह का नाम है खिड़की। पिता ने पैसों के अभाव में जन्मे अपने चौथे पुत्र का नाम इस उम्मीद में धनराज रखा कि वो उनकी किस्मत बदल सके, और जैसा कि हम जानते हैं आगे चलकर हुआ भी यही। धनराज पिल्ले हॉकी के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। अब इस पाठ को शुरू करते हैं। संघर्ष के कारण, संघर्ष यानी बहुत ज़्यादा परिश्रम, स्ट्रगल के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया। तुनक मिजाज का अर्थ होता है गुस्सेल, जल्दी से गुस्सा आ जाना छोटी छोटी बात पर। तो ये बात किसने कही? धनराज ने, कि संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया। क्योंकि धनराज पिल्ले ने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। कैसे किया, किस तरह से किया, ये सब आगे जानते हैं। हॉकी के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी, सुप्रसिद्ध यानी अत्यंत मशहूर खिलाड़ी धनराज पिल्ले जब 35 वर्ष के हो गए यानी 35 ईयर के हो गए, उनका एक साक्षात्कार यानी उनका एक इंटरव्यू विनीता पांडे ने लिया था। इस साक्षात्कार का संपादित अंश यहाँ दिया जा रहा है। संपादित अंश का अर्थ है कि संपादक द्वारा चुना हुआ भाग, यानी उनके साथ बातचीत तो बहुत ज़्यादा की गई थी, लेकिन उसको थोड़ा एडिट करके शॉर्ट में हमारे लिए रखा गया है। यानी उनके साथ बातें तो बहुत सारी हुई थी, लेकिन उनमें से कुछ अंश एडिट करके इस पाठ में दिया गया है। तो विनीता ने उनसे पूछा, खिड़की पुणे की तंग गलियों से लेकर मुंबई के हीरानंदानी पवई कॉम्प्लेक्स तक आपका सफ़र बहुत लंबा और कष्ट साध्य रहा है। खिड़की जिस जगह पर वो रहते थे पुणे की तंग गलियों में, तो वहाँ से लेकर वो मुंबई के हीरानंदानी पवई कॉम्प्लेक्स, ये देखो बच्चों, ये मुंबई का हीरानंदानी पवई कॉम्प्लेक्स है जो कि बहुत ही महंगा एरिया है। यहाँ पर इनका घर है। तो पुणे की उस छोटी सी जगह से लेकर यहाँ तक का सफ़र बहुत ही लंबा और कष्ट साध्य रहा। कष्ट साध्य यानी बहुत ही कठिनाइयों से भरा हुआ। उस सफ़र के बारे में कुछ बताएं, आपके जीवन की इस यात्रा के बारे में कुछ हमें बताएं। तब धनराज पिल्ले ने बताया, बचपन मुश्किलों से भरा रहा। हम बहुत गरीब थे। मेरे दोनों बड़े भाई हॉकी खेलते थे, उन्हीं के चलते मुझे भी उसका शौक़ हुआ, पर हॉकी स्टिक खरीदने तक की हैसियत नहीं थी मेरी। हॉकी स्टिक तो बच्चों आपने ये देखो देखी होगी। तो धनराज ने बताया कि वो इतने गरीब थे कि उनके पास खेलने के लिए ये हॉकी स्टिक खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। हैसियत यानी हमारी इतनी योग्यता नहीं थी, इसलिए अपने साथियों की स्टिक उधार मांगकर काम चलाता था। तो अपने दोस्तों से थोड़ी देर लेकर स्टिक फिर उससे खेलते थे। वह मुझे तभी मिलती जब वे खेल चुके होते थे। इसके लिए बहुत धीरज के साथ, धीरज यानी बहुत ही धैर्य या संयम के साथ अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ता था, क्योंकि पहले इनके दोस्त खेलते, जब उनका टाइम ख़त्म हो जाता तब इनको वो अपनी स्टिक देते।
तब तक इनको इंतज़ार करना पड़ता। मुझे अपनी पहली स्टिक तब मिली जब मेरे बड़े भाई को भारतीय कैंप के लिए चुन लिया गया। उसने मुझे अपनी पुरानी स्टिक दे दी। वह नई तो नहीं थी, लेकिन मेरे लिए बहुत कीमती थी। कीमती यानी मेरे लिए बहुत ही मूल्यवान थी। क्यों थी? क्योंकि वह मेरी अपनी थी, क्योंकि वह अब इनकी खुद की हो गई। अब इनको अपने दोस्तों से मांगनी नहीं पड़ती, इसलिए उनके लिए ये स्टिक बहुत कीमती थी, पुरानी होकर भी। मैंने अपनी जूनियर राष्ट्रीय हॉकी सन 1885 में मणिपुर में खेली। तब मैं सिर्फ 16 साल का था, देखने में दुबला पतला और छोटे बच्चे जैसा चेहरा। अपनी दुबली कदकाठी के बावजूद, यानी मेरा शरीर इतना दुबला पतला और छोटे बच्चे जैसा मैं था, उसके बावजूद भी मेरा ऐसा दबदबा था कि दबदबा यानी मेरी इतना रोब या धाक थी कि कोई मुझसे भिड़ने की कोशिश नहीं करता था। भिड़ना यानी खेल में मेरा सामना करने के लिए कोई कोशिश नहीं करता था। मैं बहुत जुझारू था। जुझारू का अर्थ होता है जूझने वाला या लड़ने वाला, मैदान में भी और मैदान से बाहर भी, यानी खेलते समय भी थोड़ा जूझने वाला था, लड़ने वाला और मैदान से बाहर भी। 1986 में मुझे सीनियर टीम में डाल दिया गया और मैं बोरिया बिस्तरा बांधकर मुंबई चला आया, यानी मेरा सारा सामान लेकर मैं मुंबई चला आया। उस साल मैंने और मेरे बड़े भाई रमेश ने मुंबई लीग में बेहतरीन खेल खेला। हमने खूब धूम मचाई, यानी इन दोनों भाइयों ने मिलकर बहुत अच्छा खेल खेला। इसी के चलते मेरे अंदर एक उम्मीद जागी कि मुझे ओलंपिक, जो कि 1988 में होने वाला था, के लिए नेशनल कैंप से बुलावा जरूर आएगा, पर नहीं आया। मेरा नाम 57 खिलाड़ियों की लिस्ट में भी नहीं था। बड़ी मायूसी हुई, मायूसी यानी थोड़ी निराशा हुई। मगर एक साल बाद ही ऑलविन एशिया कप के कैंप के लिए मुझे चुन लिया गया। तब से लेकर आज तक मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, यानी तब से लेकर आज तक वो खेलते ही गए। धनराज पिल्ले के व्यक्तित्व को रेखांकित करते हुए विनीता पांडे ने लिखा है, वह आपको कभी हंसाता है, कभी रुलाता है, कभी विस्मय से भर देता है तो कभी खीद से भी। विस्मय यानी कभी आपको आश्चर्य से भर देगा तो कभी आपको थोड़ा खीज झुंझलाहट सी होएगी। उसके व्यक्तित्व में कई रंग हैं और कई भाव। उसने ठेठ जमीन से उठकर आसमान का सितारा बनने की यात्रा तय की है। ये उनके व्यक्तित्व के बारे में विनीता पांडे ने बताया। विनीता ने पूछा, फिर आपका विद्यार्थी जीवन कैसा रहा? अपने स्कूल के दिनों से आपकी किस प्रकार की यादें जुड़ी हैं? धनराज ने इसका उत्तर दिया, मैं पढ़ने में एकदम पिसड्डी था। पिसड्डी यानी पढ़ने में बहुत ही कमज़ोर था। किसी तरह 10वीं तक पहुंचा, मगर उसके आगे तो मामला बहुत कठिन था। एक बात कहूं, अगर मैं हॉकी खिलाड़ी न होता तो शायद एक चपरासी की नौकरी भी मुझे न मिलती। यानी वो कह रहे हैं कि मैं पढ़ने में इतना कमज़ोर था कि अगर मैं हॉकी का खिलाड़ी न बनता तो एक चपरासी यानी एक पियोन की नौकरी भी मुझे ना मिलती। आज मैं बैचलर ऑफ साइंस या आर्ट्स भले ही न हूँ, पर गर्व से कह सकता हूँ कि मैं बैचलर ऑफ हॉकी हूँ, हंसते हुए। और मेरी शादी के लिए आप मुझे मास्टर ऑफ हॉकी कह सकते हैं। विनीता, आप इतने तुनक मिजाज क्यों हैं? तुनक मिजाज यानी जिनको छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ जाए। कभी कभी आप आक्रामक भी हो जाते हैं। आक्रामक यानी लड़ाई करने वाले, गुस्सैल भी हो जाते हैं। तब धनराज ने इस बात का उत्तर दिया, इस बात का संबंध मेरे बचपन से जुड़ा हुआ है। मैं हमेशा से ही अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस करता रहा। बचपन में अपने आप को असुरक्षित यानी थोड़ा असहाय, अनसेफ महसूस करता रहा। मैंने अपनी माँ को देखा है कि उन्हें हमारे पालन पोषण में कितना संघर्ष करना पड़ा है, क्योंकि ये 4 बच्चे थे और बहुत गरीब थे, तो इनको बड़ा करने में, इनको खिलाने पिलाने में इनकी माँ को बहुत संघर्ष करना पड़ा। मेरी तुनक मिजाजी के पीछे कई वजह हैं, लेकिन मैं बिना लाग लपेट वाला आदमी हूँ। बिना लाग लपेट यानी मैं थोड़ा सा ज़्यादा सोचने वाला आदमी नहीं हूँ। मन में जो आता है
सीधे सीधे कह डालता हूँ और बाद को कई बार पछताना भी पड़ता है, क्योंकि कई बार किसी के मुंह पर सीधी बात कहने से वो अच्छी नहीं लगती, तो बाद में मुझे कई बार पछताना भी पड़ता है। मुझसे अपना गुस्सा रोका नहीं जाता। दूसरे लोगों को भी मुझे उकसाने में मज़ा आता है। उकसाना यानी दूसरे लोगों को भड़काने में भी मुझे मज़ा आता है, अच्छा लगता है। मुझे ज़िंदगी में हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए जूझना पड़ा। जूझना यानी बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ी, जिससे मैं चिड़चिड़ा हो गया हूँ। चिड़चिड़ा यानी ज़रा ज़रा सी बात पर चिढ़ जाना। साथ ही मैं बहुत भावुक इंसान भी हूँ। भावुक यानी थोड़ा सा इमोशनल, ज़्यादा सोचने समझने वाला इंसान भी हूँ। मैं किसी को तकलीफ़ में नहीं देख सकता। मैं अपने दोस्तों और अपने परिवार की बहुत कद्र करता हूँ, यानी उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। मुझे अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगने में कोई शर्म महसूस नहीं होती। तो इस तरह धनराज ने ये अपने बारे में बताया कि वो क्यों इतने तुनक मिजाज और आक्रामक हो जाते हैं। विनीता, आपके परिवार की आपके लिए क्या अहमियत है, यानी आपके परिवार का आपके लिए क्या महत्व है। धनराज, सबसे अधिक प्रेरणा यानी मुझे प्रोत्साहन मुझे अपनी माँ से मिली। उन्होंने हम सब भाई बहनों में अच्छे संस्कार डालने की कोशिश की। अच्छे संस्कार यानी अच्छे सद्गुण या सदाचार हमारे में डालने की कोशिश करी। मैं उनके सबसे नज़दीक हूँ। मैं चाहे भारत में रहूँ या विदेश में, खेलने के लिए चाहे भारत में रहूँ या विदेश में, रोज़ रात में सोने से पहले माँ से ज़रूर बात करता हूँ। मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि यानी जो अपनी ख्याति है, फेम है, उसको विनम्रता के साथ संभालने की सीख दी है। विनम्रता यानी शालीनता के साथ संभालने की सीख दी है। तो बच्चों, आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि धनराज की माँ ने उनको क्या सीख दी। मेरी सबसे बड़ी भाभी कविता भी मेरे लिए माँ की तरह है और वह भी मेरे लिए प्रेरणा स्रोत रही हैं। प्रेरणा स्रोत यानी वो भी मुझे प्रेरणा देने वाली रही हैं। विनीता, आपने सबसे पहले कृत्रिम घास पर हॉकी कब खेली। कृत्रिम घास यानी बनावट सिंथेटिक घास पर हॉकी कब खेली। धनराज, मैंने सबसे पहले कृत्रिम घास तब देखी जब राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने 1988 में नई दिल्ली आया। मुझे याद है कि किस तरह सौम्या और जोविक कारवालोह मुझे एक कोने में ले जाकर कृत्रिम घास पर खेलने के गुर बता रहे थे। गुर यानी बहुत अच्छी युक्ति, यानी उनकी टेक्निक मुझे बता रहे थे कि इस घास पर किस तरह खेला जाता है। नेचुरल घास पर अलग तरीके से खेला जाता है और कृत्रिम घास पर खेलने के कुछ अलग तरीके होते हैं, तो वो मुझे समझा रहे थे। और जब वे बताने में लगे हुए थे, मैं झुक झुक कर उस मैदान को छू रहा था। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि विज्ञान इस कदर तरक्की कर सकता है। कदर यानी इस हद तक प्रोग्रेस कर सकता है जिससे कृत्रिम घास तक उगाई जा सके। तो ये उनके लिए बहुत आश्चर्य की बात थी। विनीता, हर युवक का यह सपना होता है कि उसके पास एक कार हो। आपके पास अपनी पहली कार कब आई। तब धनराज ने इसका उत्तर दिया, मेरी पहली कार एक सेकंड हैंड यानी पुरानी, जिसको पहले किसी और ने चलाया हो, उसके बाद धनराज को मिली। तो वह कौन सी कार थी। अरमाड़ा थी, जो मुझे मेरे पहले के एम्प्लॉयर ने दी थी। एम्प्लॉयर का अर्थ है नौकरी देने वाला, तो उन्होंने मुझे दी थी। तब तक मैं काफ़ी नामी खिलाड़ी बन चुका था। उस समय तक मैं काफ़ी नामी यानी नाम वाला खिलाड़ी बन चुका था। सब लोग मुझे जानने लग गए थे। मगर ये कोई ज़रूरी नहीं कि शोहरत पैसा साथ लेकर आए। अब इनका नाम तो बन गया था, लेकिन ये कह रहे हैं कि ये ज़रूरी नहीं, शोहरत यानी जोरों की चर्चा, जिनका नाम चारों तरफ हो, तो ज़रूरी नहीं है कि जिनका नाम हो जाए वो उस समय उनके पास पैसे भी आएँ, यानी शोहरत के साथ पैसे भी आएँ। तो हॉकी में ये अच्छे खिलाड़ी थे, सब लोग इनको जानने लग गए थे, लेकिन इनके हाथ में इतने पैसे नहीं आए थे। मैं तब भी मुंबई की लोकल ट्रेनों और बसों में सफ़र करता था, क्योंकि टैक्सी में चढ़ने की हैसियत मुझ में नहीं थी। इतने पैसे नहीं थे कि वो टैक्सी में चले। मुझे याद है एक बार किसी फोटोग्राफर ने एक भीड़ से भरे रेलवे स्टेशन पर मेरी तस्वीर खींचकर अगली सुबह अखबार में ये खबर छाप दी कि हॉकी का सितारा
पिल्ले अभी भी मुंबई की लोकल ट्रेनों में सफ़र करता है। उस दिन मैंने महसूस किया कि मैं एक मशहूर चेहरा बन चुका हूँ। मशहूर यानी मैं बहुत एक प्रसिद्ध चेहरा बन चुका हूँ, लोग मुझे पहचानने लगे हैं और मुझे लोकल ट्रेनों में सफ़र करने से बचना चाहिए। लेकिन मैं कर ही क्या सकता था। मैं जो भी थोड़ा बहुत कमाता उससे अपना परिवार चलाना पड़ता था। धीरे धीरे पैसे जमा करके बहन की शादी की और अपनी माँ के लिए हर महीने पुणे पैसे भेजना शुरू किया। आज मेरे पास एक फोर्ड आइकन है। आज उनके पास ये फोर्ड आइकन कार है जिसे मैंने सन 2000 में ख़रीदा था। इस कार को उन्होंने कब ख़रीदा? सन 2000 में। मगर वह किसी कॉरपोरेट हाउस का दिया हुआ तोहफा नहीं है। अब ये कार के बारे में बता रहे हैं कि ये कार किसी कॉरपोरेट यानी निगमित हाउस का दिया हुआ कोई भेंट या उपहार नहीं है, बल्कि मेरी मेहनत की गाढ़ी कमाई से खरीदी हुई कार है। गाढ़ी कमाई यानी ठोस कमाई, जो मैंने अपनी मेहनत से जो पैसे जोड़ जोड़ के ये कार खरीदी है। तो ये किसी के द्वारा दिया गया गिफ्ट नहीं है, मेरी मेहनत से कमाई गई कार है। विनीता, सफलता का आपके लिए क्या महत्व है? पूछ रही हैं कि सफलता का आपके जीवन में क्या महत्व यानी क्या अहमियत है। हॉकी को आपने इतना कुछ दिया, इसके बदले आपको क्या मिला? धनराज, कुछ रुपए इनाम में मिले थे, मगर आज खिलाड़ियों को जितना मिलता है उसके मुकाबले में पहले कुछ नहीं मिलता था। यानी आज की तुलना में पहले खिलाड़ियों को बहुत कम पैसे मिलते थे। मेरी पहली जिम्मेदारी थी परिवार में आर्थिक तंगी को दूर करना, क्योंकि इनका परिवार बहुत गरीब था ना। तो पहली जिम्मेदारी इनकी क्या थी कि अपने परिवार की आर्थिक तंगी यानी रुपए पैसे की गरीबी को दूर किया जाए और उन सबको एक बेहतर ज़िंदगी देना। ये इनकी पहली जिम्मेदारी थी। विदेश में जाकर खेलने से जो कमाई हुई उससे मैंने 1964 में पुणे के भाऊ पाटिल रोड पर 2 बेडरूम का एक छोटा सा फ्लैट खरीदा। घर छोटा ज़रूर है पर हम सब के लिए काफ़ी है। 1999 में महाराष्ट्र सरकार ने मुझे पवई में एक फ्लैट दिया जो हीरानंदानी में है। तो वो फ्लैट महाराष्ट्र सरकार ने इनको दिया। वह ऐसा घर है जिसे खरीदने की मेरी खुद की हैसियत कभी नहीं हो पाती, और वो ऐसा घर है कि जिसको ये अपनी कमाई से कभी नहीं खरीद पाते, जो इनको हॉकी की वजह से महाराष्ट्र सरकार ने दिया। विनीता, सेलिब्रिटीज़ के साथ, सेलिब्रिटीज़ यानी प्रसिद्ध व्यक्तियों के साथ एक ही मंच पर बैठना कैसा लगता है? धनराज, बहुत अच्छा। जब हम राष्ट्रपति से मिले, ये तब की फ़ोटो है जब धनराज हमारे माननीय राष्ट्रपति जी से मिले थे। तब यह महसूस हुआ कि हम कितने खास हैं। हॉकी है जिसके चलते हर जगह प्रतिष्ठा मिली। प्रतिष्ठा यानी गौरव या मान सम्मान मिला। किसकी वजह से? हॉकी की वजह से, क्योंकि इन्होंने पढ़ाई तो करी नहीं और हॉकी में ही अपना कैरियर बनाया था। तो देखा बच्चों, अगर किसी भी काम को पूरी लगन, मेहनत व ईमानदारी से किया जाए तो इंसान एक दिन ज़रूर सफल होता है। आपको भी बच्चों अपनी पसंद का कोई भी काम या खेल बहुत ही मेहनत के साथ करना चाहिए और साथ में अपनी पढ़ाई को भी उतना ही महत्व देते जाना है। अब इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को इसके भाग 2 में करेंगे। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।